हेलो एवरीवन, आप सभी का एडवांस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। रे ऑप्टिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर ख़त्म किया है, यानी बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर ख़त्म कर चुके हैं। अब रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें अब अगले कुछ लेक्चर्स क्या डिस्कस करना है? बार बार रिफ्रैक्शन डिस्कस करना है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? तो रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, पहले बेसिक डेफिनेशन क्या होता है रिफ्रैक्शन, उन पे बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद में रिफ्रैक्शन किस किस के सरफेस के लिए पढ़ना है, तो मैं जिस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा वो ऑर्डर में बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन हमें स्फेरिकल सरफेस के लिए पढ़ना है। रिफ्रैक्शन हमें लेंस के लिए डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस भी डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग फॉर्मूले रिफ्रैक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं। पर रिफ्रैक्शन डिफाइन करने से पहले मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अच्छा, अगर मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, वैसे कुछ बातें बता चुका हूँ लेकिन 2 मिनट में से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो तुम कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मीडियम की प्रॉपर्टी है? जो बताएगा कोई भी मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंसर या कितना रेयर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हाई है तो वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लो है तो वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, रेयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which tells about which tells about optical density of medium, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये बताएगा कि मीडियम हमारा कितना ऑप्टिकल डेंसर और रेयर है। जैसे मैं अगर कहूँ डैट इज, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हाई है तो मीडियम क्या रहेगा? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर अगर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या रहेगा? लो। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लो, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब, अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी लो है तो वो मीडियम क्या रहने वाला है? वो अगर किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हाई रहने वाला है। एक बात और ध्यान देना, वैसे अभी के लिए मैं क्या जूम करके चल रहा हूँ कि हमारे हर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, सॉरी, हमारे हर मीडियम का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, कि मीडियम में अगर लाइट का कलर चेंज हो तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है। लेकिन जब तक कुछ ना कहे, हम लोग वाइट लाइट का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं। नहीं तो वाइट लाइट में 7 कलर है, 7 कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हर कलर के लाइट का बिहेवियर, डिस्पर्शन या डेविएशन वगैरह मीडियम को चेंज करने पे अलग अलग होगा। पर अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी के लिए का मतलब क्या है, सिर्फ डिस्पर्शन वाले टॉपिक में हम लोग ये इन सब बातों को ध्यान देते हैं कि कलर के चेंज करने पर हमारा कलर ऑफ लाइट चेंज अगर होगा तो हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। नहीं तो हम लोग क्या ज्यूम करके चलते हैं कि हमारे एक मीडियम का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना? अब एक बात और देखना, अगला टर्म है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर कहीं पे लिखा हो N21, N21, इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे अगर मैं कहीं पे लिख दूं NGW, तो ये क्या लिखा होगा? तो तुम कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा है? वाटर का। इसी तरह अगर मैं कह दूं
NWG लिखा है, तो इसे क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो तुम कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना बनेगा। अगर मैं इनके वैल्यूज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रखूँ ना, तो हमारा बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या बनने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैंसिल आउट हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैंसिल आउट होगा। फाइनली हमारा बनकर आ गया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो होगा वो इज इक्वल टू होगा वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस बात को हम लोग दिमाग में रख सकते हैं, या इसी के बेसिस पर मैं एक रिजल्ट अगर लिखना चाहूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होगा वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। तो इसे हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। बाकी बहुत सारी बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उन बातों में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है रिफ्रैक्शन कहेंगे किसे, तो तुम कहोगे सर जिस तरह मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन होता लाइट आए किसी इंटरफेस पर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करके अगर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर रहा था तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट आए दो मीडियम के इंटरफेस पर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करके अगर उसने मीडियम चेंज किया कर लिया ना, तो लाइट जब कभी भी मीडियम चेंज करेगा तो ऐसे फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब सुनना आगे एक दो बातें और सुन लो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन क्या है, लाइट अगर मीडियम चेंज कर ले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए, तो ऐसे फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो गया। और अगर ये डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हो गया है ना, तो मैं एक दो बातें और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। रिफ्रैक्ट जब कभी भी लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, यानी मैंने क्या कहा, लाइट अगर आए अगर अपना मीडियम चेंज करे ना, तो ऐसे फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन। और लाइट रे जब कभी भी मीडियम चेंज करता है तो जनरली बेंड होगा, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक एक बातें डिस्कस करेंगे, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। तो जब कभी भी लाइट मीडियम चेंज करे तो जनरली ये बेंड होता है या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आराम आराम से एक एक बातें, पहले मैं पूरा डिटेल में डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एक एक बातें डिस्कस करेंगे। एक बार मैं सारी बातें बोल लूँ, अगले 10 सेकंड 15 सेकंड में पूरा डेफिनेशन सुनो। तो जब कभी भी लाइट मीडियम चेंज करेगा, ऐसे फिनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन में जनरली हमारा लाइट बेंड होता है एक्सेप्ट नॉर्मल इंसिडेंट्स को छोड़कर। जब भी लाइट हमारा मीडियम चेंज करता है तो लाइट का जो एनर्जी है ना, वो टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। जब कभी भी लाइट मीडियम चेंज करेगा तो मीडियम यानी रिफ्रैक्शन में कभी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स के चेंज करने पर होता है। रिफ्रैक्शन में हमारा वेवलेंथ हमारा चेंज हो जाएगा मीडियम के चेंज करने पर, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब एक एक बातें, पहले डेफिनेशन पूरा डिटेल में मैं लिख रहा हूँ, फिर जो बातें बोला उनको बोलते हुए रे डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो तुम कहोगे सर वैसे मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, रिफ्रैक्शन के लिए मैंने दो बातें बोला, एक तो मीडियम चेंज हो और दूसरा क्या कहा है, जनरली इट बेंड्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अब अगर मुझसे कोई पूछे क्या रिफ्रैक्शन के लिए नेसेसिटी कंडीशन है मीडियम का चेंज होना या बेंड होना, तो रिफ्रैक्शन के लिए नेसेसिटी कंडीशन है ना मीडियम का चेंज होना। मीडियम चेंज हो, रे ना बेंड हो, तभी रिफ्रैक्शन है। पर अगर रे बेंड हो गया, मीडियम नहीं चेंज हो गया, तो वो रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। तो नेसेसिटी कंडीशन क्या है, नेसेसिटी कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन है मीडियम चेंज होना, रे बेंड होना नहीं। व्हेन लाइट passes through one medium to when light passes through one medium to another medium, when light passes through to one medium to another medium, then
it will be, then it will be bends, then generally, then generally it will be bends except normal incidents, then it will be bends towards or away from the, towards or away from the, then it will be bends towards or away from the normal. Such phenomenon of light is known as refraction of light. Such phenomenon of light is known as refraction of light. ऐसे phenomenon of light को हम लोग refraction of light कहेंगे। आगे आते हैं, ध्यान देना, मैं रे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास में दो मीडियम का इंटरफेस है। सबसे पहला वर्ड क्या आया, मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास में दो मीडियम का इंटरफेस है। सबसे पहला सवाल यही उठा, सर इंटरफेस होता क्या है, यानी हमें किसको डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है क्या होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस एक ऐसा वर्चुअल प्लेन, एक ऐसा वर्चुअल प्लेन जो दो मीडियम को डिवाइड करे। इसका मतलब क्या है, इस वर्चुअल प्लेन के ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम डिफरेंट रहने वाला है। तो अगर मैं इंटरफेस के बारे में एक लाइन लिखूं, क्या लिखूंगा, वर्चुअल प्लेन which divides the two medium। एक ऐसा वर्चुअल प्लेन जो दो मीडियम को डिवाइड करता हो, ऐसे वर्चुअल प्लेन को हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरफेस कहेंगे। अब इंटरफेस के बारे में एक दो बात हो, यानी इंटरफेस के ऊपर का मीडियम मैं फर्स्ट अज्यूम कर लेता हूँ, इंटरफेस के नीचे का मीडियम मैं मीडियम सेकंड अज्यूम करता हूँ। मीडियम फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने n1 अज्यूम किया, मीडियम सेकंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने n2 अज्यूम किया हुआ है। हमारे पास में एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम फर्स्ट में ट्रेवल कर रहा है। हमारे पास में एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम फर्स्ट में ट्रेवल कर रहा है। हमने पढ़ा हुआ है ना, रे की प्रॉपर्टी पढ़ा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ा है कि रे जब कभी भी एक होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करता है तो विदाउट एनी डेविएशन एक स्ट्रेट पाथ पर, एक रेक्टिलिनियर पाथ पर ट्रेवल करता रहता है। कब तक रेक्टिलिनियर पाथ पर ट्रेवल करेगा, जब तक वो किसी हिंड्रेंस, किसी ऑब्स्टेकल या मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट ना हो। अब मैं देख रहा हूं ये हमारे पास में इंसिडेंट रे है। सबसे पहला सवाल ये उठा, सर हम पहचानेंगे कैसे कौन सा इंसिडेंट रे है या नहीं है। तो अगर रे का डायरेक्शन इंटरफेस की तरफ है तो कैसा रे होगा, रे अगर हमारा इंटरफेस की तरफ आ रहा है तो इंसिडेंट रे होगा। कभी भी रिफ्रैक्शन करवाना हो ना तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ढूंढना, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर देना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने ढूंढा जिसको पी कह दिया। सबसे पहला काम होता है रिफ्रैक्शन करवाना हो, रिफ्लेक्शन करवाना हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये प्लेन इंटरफेस लिया है तो प्लेन इंटरफेस का नॉर्मल सिंपल होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। अब देखना, अगर रे का मीडियम नहीं चेंज होता ना तो रे विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ पे लगातार ट्रेवल करता रहता। मैंने डॉटेड क्या बनाया है कि रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था पर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि रे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंटरफेस के बाद में मीडियम चेंज करता है, और रे कभी भी मीडियम चेंज करता है वो या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। मैंने अभी के लिए अज्यूम किया रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हुआ, किसकी तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकता है। अच्छा, ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। मैं लिखना अगर चाहूं, मैं पूछूं यहाँ पे आई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई आर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट रे।
मैं अगर पूछ लूं यहाँ पर आर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम कहोगे सर आर आर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा है आर आर हमारा। देखते रहना रिफ्रैक्टेड रे कैसे पहचानेंगे। रे एक तो मीडियम चेंज किया हो और रे का डायरेक्शन इंटरफेस से दूर की तरफ हो तो कैसा रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। अब मैं कुछ एक दो बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं पूछूं यहाँ पे आई क्या है, तो तुम लोग कहोगे सर आई हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, आई। अच्छा जरा एक बात का ध्यान देना, मैं पूछूं एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल है, तो तुम कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, यानी ये हमारा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को स्मॉल आर कह दिया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, तो तुम कहोगे सर स्मॉल आर हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्मॉल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन है। मैं पूछूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस किस के बीच का एंगल है, तो तुम कहोगे सर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को मैं क्या नाम दे देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहूंगा। यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर सेड टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैंने कुछ टर्म डिफाइन किए हैं, ये मैंने अभी अभी और भी बातें बताना है, अभी मैं आगे कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ क्या किया है, रिफ्रैक्शन डिफाइन किया कि रे कभी भी मीडियम चेंज करे तो जनरली ये बेंड होता है, और बेंड होने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने डिफाइन कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन किया। अच्छा अगर तुम्हें याद हो रिफ्लेक्शन में रे हमारा जितना भी एंगल बेंड करेगा ना, उस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। पहले मैं एंगल ऑफ डेविएशन डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ, जरा बताना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। सर ये जो डॉटेड पाथ है ना, ये रे का एक्चुअल पाथ है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रे को जाना था एक्चुअल इस डॉटेड पाथ पे, आ रहा इस पाथ पे, यानी इस एक्चुअल पाथ से जितना भी एंगल रे बेंड होगा, इसी बेंडिंग एंगल को मैं क्या नाम देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, डेल्टा से। अच्छा अगर मैं पूछूं यहाँ पे यहाँ डेल्टा क्या है, तो तुम कहोगे सर डेल्टा कुछ भी नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन है। यहाँ पर डेल्टा क्या है, जरा एक बात बताना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। रे अपने एक्चुअल पाथ से जितना भी एंगल बेंड करे उस एंगल को मैं एंगल ऑफ डेविएशन कहता हूं, ये मैं पहले से डिफाइन कर चुका हूं। अब अगर तुम्हें ध्यान से याद हो चीजें ना, तो जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया था तो वहीं पे तुरंत हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। मैं रिफ्रैक्शन में कुछ और बातें बोलूं, वो बातें बोलने से पहले मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करना चाहता हूं। यानी हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ना हम लोग क्या डिस्कस कर लें, लॉज ऑफ, एक मिनट अगले स्लाइड पे है तो नहीं हाँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन के लिए कितने हमारे पास में लॉ हैं। तो अब एक एक बातें ध्यान से सुनो, जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े थे उसी तरह रिफ्रैक्शन के लिए भी दो ही लॉ हमारे पास में है। फर्स्ट लॉ वहां पर क्या था, तो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हमारे पास में था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर। यानी मैं अगला पहला लॉ क्या दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर। अगर तुम्हें याद होना मैंने कोप्लेनर होने के कंडीशन पे एक फार्मूला लिखा था, मैंने कहा था किन्हीं दो का क्रॉस तीसरे के साथ जो डॉट आएगा वो कितना आने वाला है, 0 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वहां पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, इंसिडेंट रे वेक्टर का क्रॉस अगर मैं नॉर्मल के साथ लू ना, फिर इस पूरे का डॉट अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे के साथ लूं तो ये हमेशा कितना बनेगा, 0। मैथ्स वालों को कोप्लेनरिटी का कंडीशन पढ़ाया जाता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, 0। वो मैंने बेसिकली कर दिया, मैथ्स वालों को ज्यादा चीजें समझ में आ रही होंगी ये। अब आगे ध्यान देना सेकंड लॉ क्या है, तो तुम कहोगे सर सेकंड लॉ कुछ भी नहीं, वहां पर तो सिंपल सेकंड लॉ था रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर यहाँ पर सेकंड लॉ के लिए एक खुद लॉ है, जिस किसने दिया था, एक लॉ स्नेल्स ने एक लॉ दिया जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, स्नेल्स लॉ कहेंगे।
स्नेल्स ने क्या लॉ दिया, आराम आराम से सुनते हुए चलना। स्नेल्स ने एक लॉ दिया, मैं स्नेल्स लॉ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना क्या होता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स ने लॉ दिया था साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू, एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ मीडियम फर्स्ट में लाइट का स्पीड है v1, मीडियम सेकंड में लाइट का स्पीड है v2, मीडियम चेंज करने पे लाइट का स्पीड क्यों चेंज हुआ अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने लिख दिया है। साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। मीडियम फर्स्ट में लाइट का वेवलेंथ में अगर लेमडा 1 एज्यूम कर लूँ, मीडियम 2 में लाइट का वेवलेंथ कितना, लेमडा 2, क्यों चेंज हो गया वेवलेंथ उन बातों को भी बताऊंगा। पर अभी के लिए मैंने ये कहा, ये हमारे पास में स्नेल्स लॉ है, इसमें जो भी दो कंडीशन सवालों में यूज करना होगा वो कंडीशन में यूज करके सवालों को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या क्या बताया, स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ इन वेरिएबल्स में कोई तीन अननोन, चार अननोन में से कोई तीन अननोन देगा, एक अननोन पूछ रहा होगा, जैसे जो यूज करना होगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हम लोग ध्यान देंगे। सुनो मेरी बात एक मिनट और ध्यान से। मैं अक्सर होता क्या सवालों में, अगर कभी ध्यान से डिस्कस किया हो ना, तो अक्सर सवालों में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन में ही कुछ ना कुछ अननोन रहता है। इसलिए मैं स्नेल्स लॉ को थोड़ा याद करने का एक अलग तरीका भी बता रहा हूँ, जिसमें आई आर n1 n2 रिलेट हो जाएंगे आपस में। देखो कैसे, तो उसके लिए मैं कहता हूँ स्नेल्स लॉ को ही याद करने का तरीका, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, अगर मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है ना, तो इनटू साइन मीडियम फर्स्ट में बना हुआ एंगल में लूंगा, और मीडियम फर्स्ट में बना हुआ एंगल यहाँ कितना दिख रहा है, आई, इज इक्वल्स टू क्या होगा, मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन इनटू एंगल कौन सा लेना है, जो मीडियम सेकंड में एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। तो मैं इसको ऐसे हिंदी में ऐसे याद करता हूं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना ना, इनटू उसी मीडियम में बने हुए एंगल का साइन, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे मीडियम में बने हुए एंगल के साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा। इसी को बोलने का तरीका लिखा यही है, सिर्फ बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग मैंने कर दिया है। तो अभी तक मैंने रिफ्रैक्शन डिफाइन किया, अब मैं कुछ बातें यहाँ समझ में आया होगा ना कि v1 v2 क्या था, लेमडा 1 लेमडा 2 कैसे हो गया, इस बात को जरा एक्सप्लेन करूं। पर अगर ध्यान दो ना, तो अभी तक मैंने क्या बताया है, तो अभी तक मैंने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया है। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि मीडियम के चेंज करने पर स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, इन सब में क्या क्या फर्क पड़ता है, ध्यान देना। यानी बेसिकली, और जो बात मैं बता रहा हूँ ना, जब हम लोग वेव पढ़ेंगे 11th में, जब वेव पढ़ते हैं ना, वहां पर ये बात दोबारा से पढ़ाया जाता है और वहीं पर डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, यानी थोड़ा बहुत तो दिमाग में होना ही चाहिए। अब सुना होगा, इन जनरली किसी भी सरफेस पे जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना साथ में होते हैं। यानी जब कभी भी लाइट हमारा किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करता है ना, तो उस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना एक साथ होता है। यानी ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारे पास में रिफ्रैक्टेड रे है। अगर मैं बनाऊं तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास में है। ध्यान से सुनते हुए चलें, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, अभी अभी देखना, पीछे एक बार दोबारा आना पड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला नहीं, चलो आगे मैं बता दूंगा एंगल ऑफ डेविएशन का। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आराम आराम से सोचते रहना। अगर मैं कह दूं तो जो लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ है ना, उस लाइट का एनर्जी E1 है। जो लाइट हमारे पास में इंसिडेंट हुआ, उस लाइट का एनर्जी E0 है। एक बात बताना, हम लोग क्या, मैंने क्या एक लाइन बोला, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, वेव में भी आएगा, कि जनरली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना साथ में होते हैं। यानी अगर लाइट आया 70% रिफ्लेक्शन हुआ, तो 30% ट्रांसमिट यानी रिफ्रैक्शन कर रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, उस लाइट का टोटल एनर्जी हमारा कितना है, E0 में
पूरा डिटेल में लिखूंगा नहीं, सुनते हुए चलना। मैं पूछूं ई नॉट क्या है, तो तुम कहोगे सर इंसिडेंट रेज का टोटल एनर्जी कितना है, ई नॉट। अब अगर इंसिडेंट रेज का टोटल एनर्जी ई नॉट है, तो जरा बताना रिफ्लेक्टेड रे का एनर्जी ई नॉट रहेगा या कम, रिफ्रैक्टेड रे का एनर्जी ई नॉट रहेगा या कम। तो तुम कहोगे सर बेसिकली हो ये रहा है ना, अगर 1000 नंबर ऑफ पार्टिकल, 1000 नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे आके सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, और मान लो अगर 400 फोटॉन रिफ्लेक्ट हुए तो 600 फोटॉन क्या हो रहे होंगे, रिफ्रैक्ट। हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक फोटॉन का एनर्जी नहीं बदलता, लेकिन टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ था ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, अगर रिफ्लेक्टेड रे का एनर्जी E1 एज्यूम कर लूं, रिफ्रैक्टेड रे का एनर्जी E2 एज्यूम कर लूं, तो जो हमारा ई नॉट है वो ई नॉट किसके इक्वल रहने वाला है, E1 प्लस E2 के इक्वल रहेगा। और मैंने क्या कहा है, चाहे वो रिफ्लेक्शन का फेनामेना हो, चाहे रिफ्रैक्शन का फेनामेना हो, एक फोटोन का एनर्जी नहीं चेंज होगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है ना वो हमारा चेंज हो जाता है। हाँ, अगर प्योरली रिफ्लेक्शन होता तो ई नॉट E1 के इक्वल होता, अगर प्योरली रिफ्रैक्शन होता तो ई नॉट E2 के इक्वल होता, लेकिन जनरली हमारा पार्शियल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, तो उस कंडीशन में ई नॉट E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। और क्या कह रहा हूं मैं कि फेनामेना, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फेनामेना में एक फोटोन का एनर्जी नहीं चेंज होता, चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है टोटल एनर्जी, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा होता है। ये लाइन लिख देता हूं, इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एनर्जी of a photon does not change, energy of a photon does not change, फोटोन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज, ठीक है। बट इफ पार्शियल reflection and refraction will conduct, if partial reflection or refraction will conduct, then total incident energy will divided into टू पार्ट्स, ठीक है ना। यही बात है, मैंने बोला तो लिख भी दिया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स। मैं अगर कह दूं तो जो फोटोन हमारा इंसिडेंट हुआ था उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर f है, तो जरा बताना रिफ्लेक्टेड रे का फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टेड रे का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है क्या, बेसिकली एक सेकंड में हमारा जो फोटोन या वेव आ रहा ना, उसके कितने पल्स बनेंगे, नंबर ऑफ पल्स इन 1 सेकेंड। तो सुनना, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में भी पढ़ेंगे, फोटोन वेव में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ भी बोल रहा हूँ मैं। फोटोन के जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कब चेंज होता है, जब हमारा सोर्स चेंज हो। यानी अगर ये लाइट का जो सोर्स लगा है ना, ये सोर्स 100 वाट का था, इससे जो फोटोन आ रहा है, अब ये चाहे रिफ्लेक्शन करे चाहे रिफ्रैक्शन करे, मीडियम चेंज करे ना करे, इसका कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा फोटोन का या लाइट का। हाँ, अगर ये 100 वाट की बल्ब की जगह मैं 500 वाट का बल्ब लगा दूं ना, पावर अगर बढ़ा दूं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। तो अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी तभी बदलता है जब सोर्स ऑफ लाइट चेंज हो। सोर्स ऑफ लाइट अगर नहीं चेंज हो तो फिर लाइट मीडियम चेंज करे, 10 मीडियम चेंज करे, हजारों मीडियम चेंज करे, कुछ ना चेंज करे, उसका कभी भी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हमारा चेंज नहीं होता है। यानी मैं कह रहा हूं अगर इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का भी फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, एफ ही रहेगा। और एक बात हम लोग याद रख के कर चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा है ना, सोर्स डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं। यानी अगर जब तक मैं लाइट का सोर्स नहीं चेंज करूंगा, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह एक बात और ध्यान देना, मैं पूछूं अगर इंसिडेंट रे का स्पीड हमारा v1 है, तो जरा बताना रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड। तो अगर तुम्हें एक फार्मूला याद हो ना, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का, पहला फार्मूला
किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड होता है c/n। अब अगर मीडियम चेंज हुआ तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और अगर तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, तभी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। तो ध्यान से अगर देखें ना तो रिफ्लेक्शन में तो हमारा मीडियम चेंज नहीं होता, और अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा है तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, v1 ही रहेगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां से मुझे समझ में आया ना, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या है, सोर्स डिपेंडेंट या मीडियम। सर ये मीडियम चेंज होगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट भी हमारा कैसा क्वांटिटी है, मीडियम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आया वेवलेंथ, यानी मैं कह रहा हूं अगर इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लेमडा 1 था तो जरा बताना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ कैसा चेंज होगा, क्या होगा। तो तुम्हें याद है मैंने एक फार्मूला बताया इस चैप्टर में, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फार्मूला होता है उस मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी इंटू उस मीडियम का वेवलेंथ। अब देखना मीडियम चेंज करो ना करो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, पर मीडियम के चेंज करने पर वेलोसिटी चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज होगा। मीडियम के चेंज करने पर रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर इंसिडेंट रे का वेवलेंथ लेमडा 1 है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी वेवलेंथ लेमडा 1, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ हमारा क्या होगा, लेमडा 2। और यहां से मुझे पता चला वेवलेंथ भी हमारा क्या डिपेंडेंट है, सोर्स या मीडियम, तो मीडियम डिपेंडेंट है। और एक बात मुझे और पता चल रहा है ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा है। और एक देखते रहना, तो ये स्नेल्स लॉ पे एक बार दोबारा नजर डालो, साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। हमें पता v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो अगर n1 अपॉन n2 था तो स्पीड का v2 अपॉन v1। और अभी हमने देखा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो लेमडा में भी क्या प्रोपोर्शनल क्या रेशियो बना है, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 बनकर आया है। तो ये मैंने बता दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कब कौन से क्वांटिटीज हमारे चेंज होते हैं। अगर तुमने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन सुना, मैंने कहा मीडियम चेंज हो तो जनरली लाइट बेंड होता है एक्सेप्ट नॉर्मल इंसिडेंट्स। फिर एक बात और कहा कि मीडियम के चेंज होने पर बेंड भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है या टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मैं जानना चाहता हूँ कब हमारा रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। फिर मैं जानना चाहता हूँ नॉर्मल इंसिडेंट्स में रे क्यों नहीं बेंड हो रहा है, और कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तीन बातें बची हैं, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला है वो भी देख लेंगे, दूसरा कि नॉर्मल इंसिडेंट्स में डेविएशन क्यों नहीं हुआ, और किस इंसिडेंट्स में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, किस इंसिडेंट्स में टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा रे बेंड होने वाला है। अब देखना, तो इन तीनों बातों को समझने के लिए रिफ्रैक्शन के मैं तीन स्पेशल केस डिस्कस करूंगा। पहला हमारा स्पेशल केस क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट्स। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कि नॉर्मल इंसिडेंट्स क्या होता है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये हमारे पास में दो मीडियम का इंटरफेस है। अच्छा दो मीडियम का इंटरफेस का मतलब क्या है, इस इंटरफेस के ऊपर का मीडियम कुछ और होगा, ऊपर का मीडियम मैंने मीडियम फर्स्ट अज्यूम किया, इसके नीचे का मीडियम कुछ और होगा, मैंने मीडियम सेकंड अज्यूम किया। मीडियम फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1, मीडियम सेकंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, n2 मैंने कह दिया। अब देखना अगर कोई भी रे है ना एक होमोजीनियस में स्ट्रेट पाथ पे लगातार ट्रेवल करता रहता है, लेकिन मैंने ये डॉटेड इसलिए बना दिया क्योंकि मीडियम चेंज होगा। तो अच्छा एक मिनट, सॉरी हमें नॉर्मल इंसिडेंट्स करवाना है ना। अच्छा एक बात बताना, नॉर्मल इंसिडेंट्स का मतलब क्या है, तो रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा नॉर्मल इंसिडेंट्स कहते हैं अगर कोई भी इंसिडेंट रे सरफेस, मिरर, लेंस, प्रिज्म किसी पर भी ना सरफेस के, लेंस के, मिरर के, प्रिज्म के सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो जाए। तो अगर मैंने ये इंटरफेस लिया है, इस इंटरफेस के अगर कोई भी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ना, तो ऐसे इंसिडेंट को मैं क्या नाम देता हूँ, नॉर्मल इंसिडेंट्स कहता हूँ। नॉर्मल इंसिडेंट्स क्या है, तो कोई भी रे इंटरफेस के, अगर इंसिडेंट रे हमारा इंटरफेस के परपेंडिकुलर है तो हमारा ये नॉर्मल इंसिडेंट्स होगा। यानी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, मैं कहूँ कभी भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन करवाना हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ढूंढकर इस पे क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो तुम कहोगे सर इंसिडेंट रे खुद नॉर्मल है, तो नॉर्मल इंसिडेंट्स में इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना रहता है नॉर्मल इंसिडेंट्स में, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों केस में कितना, जीरो।
अब रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होना है, तो मैं मीडियम चेंज होने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना चाहता हूं। तुम कहोगे सर अच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। और अभी स्नेल्स लॉ मैंने एक अलग तरीके से रटाया था, क्या कहा था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, तो मीडियम फर्स्ट का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, तो मीडियम फर्स्ट में बना हुआ एंगल नॉर्मल के साथ कितना, आई का वैल्यू 0 इज इक्वल टू मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू मीडियम सेकंड में कौन सा एंगल बनेगा जब रे आएगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा साइन 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्या बना, n2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 0। अच्छा बताना, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, कब आता है, या तो n2 0 हो या साइन आर 0 हो या दोनों 0 हो। पर n2 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता, कभी 0 नहीं होगा। अब n2 अगर 0 नहीं हो सकता तो कंफर्म 0 क्या होगा, और साइन आर 0 का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों था, क्योंकि रे नॉर्मल के लॉन्ग आया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 आने का मतलब क्या है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का भी एंगल कितना 0। और अगर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 0 है, यानी जो लाइन नॉर्मल है ना वही लाइन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे भी रहेगा। तो तुम कहोगे सर बेसिकली हो ये रहा है, रे नॉर्मल के अलोंग आया, इंसिडेंट हुआ, तो इसी नॉर्मल के अलोंग रिफ्रैक्ट होके आगे चला गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में कितना बना, 0। पर जरा ध्यान देना, क्या इस नॉर्मल इंसिडेंट्स के होने में रे में कोई डेविएशन हुआ, कोई बेंड हुआ, नहीं सर, रे नॉर्मली आया, मीडियम को चेंज करते हुए नॉर्मली आगे चला गया। यानी अगर मैं पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो तुम कहोगे सर रे जब बेंड ही नहीं हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना, 0। तो रिफ्लेक्शन में जैसे हम लोगों ने याद किया था कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन 0 था, एंगल ऑफ डेविएशन 180 था। पर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन तीनों ही नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कितना होगा, 0 डिग्री रहने वाला है। और यही मैंने डेफिनेशन कहा था ना कि रे जब कभी भी मीडियम चेंज करता है तो सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस को हटा दे तो हर केस में रे क्या होगा, बेंड होगा, पर नॉर्मल इंसिडेंस में रे बेंड नहीं होता है। इसलिए अगर मुझसे कोई पूछे रिफ्रैक्शन के लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है, मीडियम का चेंज होना या बेंड होना, तो मीडियम तो चेंज हुआ लेकिन रे बेंड नहीं हुआ, तो नेसेसिटी कंडीशन हमारा है मीडियम का चेंज होना, रे बेंड हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखें, तो ये पहला केस हमारा हो गया जब रे हमारा नॉर्मल इंसिडेंस करता हो। अब हमें सेकंड केस डिस्कस करना है, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। रे हमारा किस मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर से रेरर। ध्यान देना ये सॉरी, ये हमारे पास में दो मीडियम का इंटरफेस है। इस मीडियम के ऊपर का मीडियम मैंने फर्स्ट कहा और ये डेंसर मीडियम अज्यूम करता हूँ, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एनडी कह दे रहा हूँ। नीचे का मीडियम जो सेकंड है ना इसको मैं रेरर अज्यूम करता हूँ, और रेरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने एनआर कह दिया है। मुझे पता अगर डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। रे बताना किस मीडियम से किस में जाएगा, रे इज गोइंग थ्रू डेंसर टू रेरर मीडियम, यानी इंसिडेंट रे। पता है ऐसे ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक दिन पूछा कि अगर रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए ना तो जरा बताना इंसिडेंट रे कहाँ होगा, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ होगा। तो बच्चा एक है वो सोच रहा कहाँ होगा, इनको क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर। अगर ऐसे कंडीशन है तो या तो बहुत मेहनत करो या भूल जाओ, है ना। कि अगर रे डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा हो और टीचर ऐसे मजाक मजाक में पूछ ले जरा बताना रे अगर डेंसर से रेरर में जाया गया है तो सोच के बताओ जरा इंसिडेंट रे कहाँ होगा, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ होगा, ये नहीं आइडिया होता। उसके बाद में हम कहेंगे नीट में 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जेई में 12-14 लाख 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इतना कंपटीशन है नहीं जितना फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग तो भीड़ के हिस्सा हैं, जो मेहनत नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा उसके लिए कंपटीशन है, उसको सिर्फ एक ही सीट अचीव करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे आते हैं, रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है। अब जरा ध्यान देना, यानी हमारा जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में, तो एक रे मैंने डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करवा दिया। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो रे आगे स्ट्रेट पाथ पे निकल गया होता, लेकिन रे मीडियम चेंज हो रहा है तो रे हमारा बेंड होगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया है। तुम कहोगे सर कभी भी रिफ्रैक्शन कराना होता है ना
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ढूंढते हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। प्लेन सरफेस का नॉर्मल सिंपल होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को मैं क्या नाम देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना, मैं तभी रे बनाऊंगा जब मुझे पता हो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी तुम कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या लगा दे, स्नेल्स लॉ लगाएं। हम लोग आराम आराम से स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, देखते रहना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है ना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है इनटू उसी मीडियम में बने हुए एंगल का साइन इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसको मैंने साइन आर कह दिया। देखते हुए रहना, साइन आई इधर ले आओ, एन आर उधर ले जाओ, तो एन डी अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, साइन आर अपॉन साइन आई। यहीं पे रुको, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा। जरा एक बात बताना, एन डी अपॉन एन आर ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन। तुम कहोगे सर एन डी ग्रेटर देन है, एन आर स्मॉलर है एन डी से, तो जब छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन वन। एन डी अपॉन एन आर को मैंने इक्वेशन वन में क्या प्रूव किया है, ये होता है साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखना, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए मैं डिटेल में बोल रहा हूँ, बाय वालों को तो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल नहीं, इक्वलिटी है, इक्वलिटी में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान देना जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो ना दूसरी साइड वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो साइन आर हमारा क्या, ग्रेटर देन कितना, साइन आई। अब जीरो, ये तो याद होगा ना, हमने बोला भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों ही हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, अब 90 डिग्री नहीं हो सकता। यानी एंगल जो है आई और आर ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जितना एंगल बड़ा होगा साइन की वैल्यू भी उतनी ही बड़ी रहेगी। तो अगर साइन आर ग्रेटर देन साइन आई है, और क्योंकि हमारा जो साइन एक्स है ना वो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए मैं कहूंगा अगर साइन आर ग्रेटर देन साइन आई है तो कंफर्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन कितना रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने क्या देखा, अगर हमारा रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आए ना तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन क्या आने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो रे डायग्राम बनाते हैं, ये आई था तो ये भी कितना आई ही रहेगा, हमें आई से ज्यादा रखना है ना, तो कंफर्म रे कैसा बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया जो कि हमारा कैसा है, ग्रेटर देन आई है। तो हमने क्या याद किया, अगर कभी भी कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, तो आज के बाद में याद भी पहले भी होगा, मैंने एक्सप्लेन किया फिर याद होना चाहिए। अगर कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा ना तो किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कभी भी कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो कैसे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया, और ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, रिजल्ट में लिख रहा हूं देखना। if ray is going from denser medium to, if ray is going from denser medium to rarer medium, then it will be bends towards the normal, then it will be bends towards the normal। तो ये कैसे बेंड होने वाला है, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेरर में जाएगा तो कैसे बेंड होगा, इट विल बी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है सर, एक चीज और बचा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए जरा, क्या है नॉर्मल इंसिडेंस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया था, 0। तो मैं जानना चाहता हूं इफ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम देन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी
ये रहेगा एक्चुअल पाथ, रिफ्रैक्शन के बाद ये पाथ, तो एक्चुअल पाथ से रे जितना भी एंगल बेंड होगा उसी को मैं क्या नाम देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर यहाँ एंगल को ध्यान दें, ये आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, आई प्लस डेल्टा, यानी मैं कह सकता हूँ वहां डायग्राम देख के आई प्लस डेल्टा कितना है, आर। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला बना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ डेविएशन जीरो था। रे अगर इफ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन नॉर्मल एंगल ऑफ डेविएशन विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, जिस तरह मैंने ये कहा कि अगर रे डेंसर से भी रेयर में जा रहा तो वे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। अगर रेयर टू डेंसर में आए तो सर इसी तरह मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा, ध्यान देना। एक्सप्लेन करना हो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में हमारा रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ध्यान दें क्या है, तो यह हमारे पास में दो मीडियम का इंटरफेस है। मीडियम फर्स्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर माना। मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एनडी, यानी इसको डेंसर मीडियम एज्यूम कर रहा हूँ। रे जो हमारे पास में था ना, वो कहाँ से कहाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर रे हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट विल बी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये आर और ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं कहूँ एंगल ऑफ डेविएशन बताना तो तुम कहोगे सर एंगल ऑफ डेविएशन ये बनेगा। पहले मैं रिजल्ट लिखता हूँ। रिजल्ट क्या है, अगर हमारे पास में रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो बिल्कुल पिछले केस की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, देन इट विल बी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इफ रे is going from a rarer medium to, if ray is going from rarer medium to denser medium, then it will be bends towards the नॉर्मल। तो ये कैसे बेंड होने वाला है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। एक रिजल्ट और है, रिजल्ट क्या, फार्मूला निकालना हूं मैं बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन क्या, तुम कहोगे सर डायग्राम दिख रहा है ना, आर प्लस डेल्टा किसके इक्वल, आई। देखो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ क्या बना, अगर मैं पिछले दोनों केस को समराइज करूँ ना तो मैं फार्मूला लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में जो याद करूंगा। एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है आर माइनस आई, आगे मॉड क्या लगाया, क्योंकि जब रे हमारा डेंसर से रेयर में आया था ना, तब हमारा फार्मूला बना था आर माइनस आई। जब हमारा रे रेयर टू डेंसर में आया तो फार्मूला क्या बना, आई माइनस आर। मैंने मॉड लगाया ताकि तुम बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना, पॉजिटिव में लिखना। जिस तरह रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला बना था सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए 180 माइनस 2i, उसी तरह रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या बना है, आई माइनस आर या मॉड आर माइनस आई, जो भी आपका हो, ठीक है ना। ये इतना सारा कुछ करके मैंने रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन दिया। रिफ्रैक्शन का क्या डिफिनेशन दिया था, रे आए और मीडियम चेंज करे तो उसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब भी रे मीडियम चेंज करता है तो जनरली वो बेंड होगा एक्सेप्ट नॉर्मल इंसिडेंस। कैसे बेंड होता है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रे रेयर मीडियम में आया है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, अगर डेंसर मीडियम में आया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ये जो हमने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया था उसको एक्सप्लेन किया, और इसी बीच में मुझे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आइडिया लग गया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग जो अभी हमने डिफाइन किया है ना, हमें इन पे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप हम लोग रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन वगैरह जो बुक्स लेट वगैरह है उनसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, डीपीपीज के। मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।